पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर के नाम में ही दो अलग अलग वर्ड्स हैं। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन एंड दूसरा है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सर, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़। कभी भी कोई दो चीज़ें मिल करके कोई तीसरा चीज़ बनाते हैं और तीसरी चीज़ का प्रॉपर्टी ही कुछ अलग निकल करके आता है, उसको हम लोग कह देते हैं केमिकल रिएक्शन। H2O में ना हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होगी, इसके पास जो प्रॉपर्टी होगी वो खुद की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंसेस मिलते हैं या टूटते हैं और जिनमें टूटेंगे या फिर जो नया बनेगा उसके पास अपने खुद की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनको हम लोग कह देते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है? एक्चुअली में चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। चेंज दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को हम जनरली कह सकते हैं कि जैसे पानी है, H2O अगर वाटर फॉर्म में है और आइस के फॉर्म में है तो क्या अंतर है? बस सर वो देखने में बस अंतर है उसका, बाकी वो सारा का सारा सेम है। अंदर बर्फ़ के अंदर भी H2O ही है और पानी के अंदर भी H2O ही है। अंतर क्या है सर? बस दिखने में अंतर है। ठीक है, तो मेन क्या चीज़ सर, जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है वो अभी भी सेम है। बर्फ़ के अंदर भी हमने देखा सर H2O ही पाया जा रहा है और पानी के अंदर हमने देखा तब भी H2O ही है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन उसका सेम ही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? फिजिकल चेंज क्या होता है सर? इट इज़ द चेंज ऑफ मैटर दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन। बिना केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हुए बस वो चीज़ का रंग बदल जाए, या फिर रंग तो नहीं, मतलब फिजिकल स्टेट वगैरह बदल जाए उसका। ठीक है, केमिकल चेंज क्या कहता है सर? उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाए, मतलब केमिकली पूरा डिफरेंट सब्सटेंस बन जाए, कुछ नया सब्सटेंस बन जाए जो कंप्लीटली डिफरेंट हो, उस चेंज को हम लोग कह देते हैं केमिकल चेंज। यूजुअली यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है यूजुअली, इट इज यूजुअली रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। फॉर एग्जाम्पल एक वेजिटेबल है, वेजिटेबल को हमने कट कर दिया, अब कट होने के बाद भी जो छोटे छोटे पीसेस बने वो वेजिटेबल के ही पीसेस है, कुछ चेंज नहीं आया है। करेला कट किया सर हमने तो करेले ही है वो, लेकिन क्या हम उनको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सर 100% रिवर्सिबल होंगे ही। और ऐसे भी साइंस में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ अपवाद एक्सेप्शंस वगैरह रहते ही रहते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल याद कर लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल MCQ में आ सकता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कैंडल की जहाँ तक बात होती है, कैंडल में मेल्ट होता है वैक्स, तो ये जो मेल्ट होकर नीचे गिर रहा है दैट इज फिजिकल चेंज, क्योंकि मेल्ट होने के बाद भी वो जो चीज़ है वो वैक्स ही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो सर इतना बड़ा कैंडल है, लेकिन सर मेल्ट होने के बाद भी बस इतना सा बचता है, ज़्यादा क्या जितना पूरा का पूरा कैंडल होता है क्या उतना मेल्ट होकर वो दिख रहा है नीचे? नहीं सर, वो नीचे बहुत कम दिखता है, क्योंकि कुछ वैक्स वेपराइज हो गए और कुछ वैक्स मेल्ट हो गए। जो मेल्ट हो गए दैट इज फिजिकल चेंज, और जो हीट की वजह से वेपराइज हो गए दैट इज केमिकल चेंज। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वेजिटेबल्स को चॉप करना, बॉइलिंग वाटर वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे फिजिकल चेंज हैं और ये सारे के सारे केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज का मतलब क्या हुआ सर? दोबारा तो वो नहीं हो सकता। जैसे लकड़ी सर एक बार अगर जल गया तो दोबारा उसको हम लकड़ी नहीं बना सकते। रेस्पिरेशन में क्या होता है सर? ऑक्सीजन जाता है हमारे सेल के अंदर, जिसके अंदर पहले से पायरोवेट होता है, उस पायरोवेट को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी के लिए। एक बार अगर ब्रेक डाउन हो गया एनर्जी का, देन दोबारा उससे हम ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते हैं, उससे दोबारा हम पायरोवेट नहीं निकाल सकते। फल अगर एक बार पक गया, कच्चा दोबारा नहीं कर पाओगे, वगैरह वगैरह सारी सारी यहाँ पे चीज़ें दे रखी है जो आपसे पूछी जा सकती है, अच्छे से उसको देख लेंगे। केमिकल इक्वेशन, अब सर केमिकल इक्वेशन क्या? सर ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे हमें मालूम चला कि सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल गया और उसने वो H2O बना लिया। अब इस चीज़ को हमें किसी को लिख के दिखाना होगा ना, उसमें हमें दिखाना होगा कि सर H2 है, O2 है, H2O बना है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम सिंबल्स और फॉर्मूलाज, नंबर्स का यूज़ करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस को डिस्प्ले करने के लिए, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल्स आर नोन एज केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड क्या होता है? रिएक्टेंट साइड बेसिकली जो केमिकल इक्वेशन में हिस्सा ले रहे हैं या फिर केमिकल रिएक्शन होने के बाद गायब हो जाते हैं, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस विच रिएक्ट्स और डिसिपेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट क्या होता है सर? किसी के मिलने से कुछ नया बनना, या फिर कोई एक चीज़ जो यहाँ से टूट के बिखर गया दो तीन में, तो बेसिकली रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जो आउटपुट हमें मिल रहा है, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। केमिकल सब्सटेंस विच are formed or appear during the chemical reaction are known as product. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देखोगे सिल्वर नाइट्रेट
AgNO3, जब सोडियम क्लोराइड नमक के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। अब देखो सिल्वर क्लोराइड और ना ही सोडियम नाइट्रेट, दोनों इधर में से कुछ नहीं था यहाँ रिएक्टेंट साइड में, दोनों के दोनों अपीयर हो रहे हैं और ये दोनों के दोनों डिसअपीयर हो रहे हैं और कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है। इसको जब हमने इस तरीके से लिख करके दर्शाया है, इस तरीके से जब हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? मास की वजह से। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन में सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने H2 को O2 से मिलाया और हमारा बन गया H2O, तो यहाँ एक ही ऑक्सीजन मिला, एक ऑक्सीजन कहाँ गया? गायब नहीं हुआ वो। ठीक है, इसको बैलेंस करना जरूरी रहता है हमें कि हाँ सर हमने 2 ऑक्सीजन दिया था तो 2 ही ऑक्सीजन हमें मिला है, एक ऑक्सीजन एटम को हम तोड़ नहीं सकते, एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, तो इक्वेशन के दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में जो है नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के सेम होनी चाहिए, इसलिए हमें बैलेंसिंग करना जरूरी हो जाता है। और वो इक्वेशन जिसको हम बैलेंस कर देते हैं उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एक केस स्टडी है एनसीईआरटी में, इस पे PYQs आते रहते हैं कभी ना कभी। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो वाइट डेजलिंग फ्लेम, उजले रंग का बहुत चमकदार से एक फ्लेम प्रोड्यूस करता है और जलते जलते वो नीचे पाउडर गिराते जाता है वाइट कलर का। जैसे अगर मान लो अगर ये मैग्नीशियम रिबन तो ये जलेगा तो ये पूरा वाइट ऐसे फ्लेम करता है और नीचे पाउडर गिरने लगता है। ये जो पाउडर गिरता है वो पाउडर हो जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हो जाता है वो, और जो फ्लेम होता है वो वाइट डेजलिंग फ्लेम है। तो बहुत बार ऑब्जर्वेशंस पूछता है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो क्या ऑब्जर्व आप करते हो? सर 2 ऑब्जर्वेशंस होती है। क्या? पहला वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलता है और दूसरा एक वाइट कलर का पाउडर बनता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। तो इसको लिखते कैसे हैं? इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन राइज होता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि वाई मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को हम रब क्यों करते हैं सैंड पेपर से जब भी हम उसमें उसको आग लगाने जा रहे हो उसमें? उसका रीजन क्या है? मैग्नीशियम जो होता है वो एक मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वो करता क्या है, बहुत बार मैग्नीशियम ऑक्साइड का ना लेयर बना लेता है। जैसे अगर मान लो एक मैग्नीशियम ऐसे रखा हुआ है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर ना एक लेयर बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कि जल्दी जलता नहीं है। इसीलिए पहले उसको रब कर देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर उस पर जमा हुआ है उसको हटा देते हैं ताकि वो स्मूथली बर्न हो सके। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। नेक्स्ट, अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन, कैसे पता कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो गया है सर? तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या? चेंज इन स्टेट, स्टेट अभी तो आप लोगों को 3 ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, चेंज इन कलर, कुछ ना कुछ रिएक्शन होने के बाद कलर में चेंज होगा। इवोल्यूशन मतलब गैसेस का रिलीज होना, गैसेस का बनना। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। ज़्यादातर जो है बढ़ने का एग्जाम्पल रहता है, लेकिन आज हम इसमें एक टेम्परेचर कम होने का भी एग्जाम्पल देख लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट क्या होता है सर? रिएक्शन के दौरान जो भी कुछ बचा रह जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब क्या हुआ सर? प्रेसिपिटेट रिएक्शन के टाइम पे, जैसे मान लो 2 चीज को मैंने रिएक्ट करवाया और नीचे कुछ मुझे सॉलिड पार्टिकल्स दिख गए, दीज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट, दीज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन यानी कि प्रेसिपिटेट का बनना, ये भी हमें इंडिकेशन शो करता है कि सर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन तो हुआ है, क्योंकि पहले वो नहीं था वहां पे, रिएक्शन होने के बाद वो नया चीज बना हुआ है। ठीक, एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहला बात करते हैं चेंज इन स्टेट। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो स्टेट होगा सब्सटेंस का वो चेंज होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल्स जो है ना ये आपके MCQs में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस फॉर्म में जब उसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो एक लिक्विड फॉर्म में हमें H2O मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो दिस इज नोन एज मिथेनॉल, जो आप लोग आगे पढ़ोगे, ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें। तो 2 गैसेस सब्सटेंस मिलकर एक लिक्विड फॉर्म उसने बना दिया। कार्बन सॉलिड, कोयला जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बेसिकली जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, एक सॉलिड गैस के साथ रिएक्ट करके गैस प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, ये जो सॉलिड है वो सॉलिड रहेगा नहीं, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो स्टेट में चेंज हो रहा है, डेट इज कॉल्ड बर्निंग ऑफ कोल। कोयला जल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया, तो कोयला जो है सॉलिड फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा गैसेस के फॉर्म में। ये स्टेट में चेंज हो गया, ये प्रूफ होता है कि हाँ सर केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा क्या प्रूफ है सर? चेंज इन कलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है। जब ये आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयरन सल्फेट बनाता है बेसिकली, जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे चेंज इन कलर हो गया, ब्लू कलर से लाइट ग्रीन हो गया।
कॉपर जो तांबा होता है, जो हम तांबे के बर्तन खरीदते हैं, वो एयर में जो मौजूद होता है ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करता है। कब? अगर आप उसमें गर्म पानी रखते हो तांबे के बर्तन में, तो अंदर से कुछ ना कुछ ब्लैक होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा हीट मिलने पर और कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो अगर आपके घर पे कोई ऐसा तांबे का बोतल है या तांबे का ग्लास है जो बेसिकली सर काला नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि सर बहुत ही प्योर सब्सटेंस आपको पकड़ा दिया गया है, काला ही नहीं होता है, तो नहीं, उसने कुछ मेल जोल पकड़ा दिया है। क्योंकि अगर वो ओरिजिनल कॉपर होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, जिसको आपको फिर साफ करना रहेगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कुछ गैसेस का बनना। जैसे सम रिएक्शंस शो देयर प्रोग्रेस बाय रिलीजिंग सम गैसेस। एग्जांपल में ये PYQ है, 2025 में ही पूछा गया था। इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट जो कि व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, जब आप इसको हीट करते हो तो एक येलो कलर का एक सब्सटेंस बनता है जिसमें दो गैसेस इवॉल्व होती हैं। ये रह जाता है सॉलिड के फॉर्म में, दो गैसेस इवॉल्व होती हैं। एक है उसमें से NO2 जो कि ब्राउन कलर का गैस है, और एक है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की गैसेस रिलीज हो रही हैं, जो ये शो कर रहा है कि हाँ, इसको हीट करने पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत बार क्वेश्चन एक और आता है कि एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, जिसको हीट करने पे एक येलो कलर का सब्सटेंस बन के निकलता है और दो गैसेस निकलते हैं NO2 और O2। तो जरा मुझे बताएंगे कि वो कौन सा सब्सटेंस था व्हाइट कलर का और वो कौन सा सब्सटेंस था येलो कलर का। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कलर बेस्ड। तो आपको ये याद करना होगा कि लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड में टूटता है। लेड नाइट्रेट जो कि व्हाइट कलर का है और लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है। चेंज इन टेम्परेचर कैसे शो करता है? सबसे पहले बात करें टेम्परेचर हीट वाला, CaO दैट इज चूना। ठीक है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं केमिकल भाषा में, और कॉमन नेम से इसका क्विक लाइम, बर्न्ट लाइम या फिर बेक्ड लाइम। इसको जब हम पानी में डालते हो, कच्चे चूने को जब आप पानी में डालते हो तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको स्लेक्ट लाइम या फिर हाइड्रेटेड लाइम भी कहते हैं, और साथ में हीट रिलीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गांव में अगर आप किसी बाल्टी वगैरह में अगर पानी है, उसमें अगर आप चूना डालते हो तो बाल्टी का जो सरफेस अगर आप उसको बाहर से टच करोगे तो बहुत ज़्यादा हीट हो गया रहेगा वो बाल्टी का सरफेस। ये शो करता है कि सर अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है। और एक जो ठंडा हो जाता है उसका रिएक्शन ये है, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हर बार टेम्परेचर ज़्यादा का पूछता है, ये टेम्परेचर कम होने का है। विनेगर के साथ जब भी आप बेकिंग सोडा को मिलाते हो तो सोडियम इथेनॉइड बनता है और सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इसमें टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। इस रिएक्शन में टेम्परेचर घटता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर बढ़ने के एग्जाम्पल है सर चूने को पानी में मिला दिया, एंड टेम्परेचर घटने के एग्जाम्पल होता है जब आप विनेगर को बेकिंग सोडा में मिला देते हो तो सोडियम इथेनॉइड और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, देखो अब इसमें पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। A substance which settle down after the reaction in solid form is called precipitate। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिएक्शन करने के बाद कुछ नीचे सब्सटेंस बचा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ये बचा रह गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है उस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, PYQ है। सोडियम सल्फेट जो है, जो कि कलरलेस लिक्विड होता है, एक पानी के कलर का होता है बेसिकली। जब आप उसमें एक और कलरलेस लिक्विड BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड जब आप उसमें मिलाते हो तो बेरियम सल्फेट नाम का एक सब्सटेंस नीचे बैठा रह जाता है, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और जो पानी बन जाता है वो एक नमक का घोल बन जाता है, बेसिकली NaCl का लिक्विड बन जाता है। तो ये जो नीचे सॉलिड पार्टिकल बचा रह गया उसको हम लोग कहते हैं BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। बहुत बार ये कलर बेसिस पे भी आ सकते हैं। दो कलरलेस सब्सटेंसेस को मिला करके हमें एक ऐसा सब्सटेंस मिला जो कि वाइट कलर का PPT है। तो जरा बताएंगे कौन से दो सब्सटेंसेस को आपने मिलाया था। ठीक है, कुछ अब आप कहोगे कि सर ये तो धरती पे कुछ भी हो सकता है। धरती पे कुछ हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारी बुक से। हमारे बुक में अगर ये मेंशन है तो ये पूछा जा सकता है। एक और एग्जांपल क्या है, जब सर हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड क्लोराइड, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, उनको मिलाते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड और लेड आयोडाइड नाम का एक येलो कलर का प्रेसिपिटेशन यानी कि सॉलिड पदार्थ नीचे बैठा हुआ मिल जाता है। तो ये रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिक्वायरमेंट। दो टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या है, जो सर रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस करे। जैसे हमने चूने में देखा था कि सर जब भी चूने को हम पानी में मिलाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हीट रिलीज करेगा। जिस बर्तन में आप रखोगे उसमें आपको फील होगा वो हीट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है सर, जो ग्लूकोज होता है हमारे सेल के अंदर, जो जिसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, ये ग्लूकोज जब हमारे सेल में जाता है तो सबसे पहले तो वो पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। पायरोवेट में जब कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं और वो जो ऑक्सीजन जब सेल के अंदर जाता है तो ये रिएक्ट करते हैं
CO2 गैस बनता है, H2O बनता है और एनर्जी ATP के फॉर्म में एनर्जी बनता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी जो बनता है वो थोड़ा सा हीट के फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस दैट इज मीथेन, CH4 को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 गैस, H2O गैस और फिर हीट रिलीज होता है। तो अगर हीट रिलीज हो रहा है इट मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन इन विच लॉस या फिर रिलीज ऑफ हीट टेक प्लेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कहते हैं सर, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब, जिसमें हीट की जरूरत पड़ती हो, मतलब ये बिना हीट के बनेगा नहीं। जैसे अगर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन मिला दोगे आप तो वो खुद से अमोनिया नहीं बन जाएगा, आपको थोड़ा सा उसको हीट करने की जरूरत पड़ती है। कहीं भी अगर आप सिंबल देखोगे ऐसे ट्राइंगल का मतलब हो जाता है डेल्टा होता है इसका मतलब, तो पर आप इससे केमिस्ट्री में समझ के चलोगे ये हीट का सिंबल है कि आपको टेम्परेचर देना पड़ा है, आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर इसमें देना पड़ा है। ठीक है, तो अगर कहीं भी रिएक्शन में अगर आप ऐसे साइन एरो के ऊपर यहाँ पे देखते हो ऐसे हीट या फिर नीचे देखते हो ऐसे हीट, इट मीन्स है कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया गया है उसका। ठीक है, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा सर, हमको हीट देना पड़ता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं। अब टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि सर एक चीज टूट रहा है, दो चीज मिल रहे हैं, क्या क्या होता है वो जरा देखते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। नाम ही है कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहे हैं सर, कुछ ना कुछ तो कंबाइन मतलब क्या है, मिल रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनता है। कैसे, दो या दो से ज्यादा चीजें जब कंबाइन हो जाते हैं, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ जुड़ते हैं उसको हम लोग कह देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में हमने अभी देखा था सर, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पानी में मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, दो चीजें मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया इन्होंने, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में सर H2 और Cl2, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया उन्होंने। और एग्जाम्पल में कुछ भी आप लिखते चलोगे, H2O2 H2O बन जाएगा। सर दो चीजें मिलकर के एक चीज बन गई, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। दोनों कंबाइन हो गए, तीसरा चीज बना दिया उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज लिख रखा है कि इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। विगरसली मतलब काफी एकदम रैपिडली और थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए मैंने स्पेशली लिख दिया क्विक लाइम को लेकर के, क्योंकि प्रॉपर्टीज आ सकती है क्विक लाइम की। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा डिकम्पोज, सर बैक्टीरिया जो है वो डेड बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन सर जिसमें सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, एक से वो दो या दो से ज्यादा में जब वो टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है आयरन सल्फेट, यहाँ पे दे रखा है FeSO4। जब हम इसको हीट करते हैं तो Fe2O3 SO2 और SO3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये PYQ आ चुका है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, SO2 और SO3 नाम के दो गैसेस रिलीज होते हैं और ये सॉलिड बचा रह जाता है हमारे पास। H2O, पानी को जब हम जैसे पानी है, एक लौता तरीका है जिसमें हम H2O को ब्रेक कर सकते हैं H2 और O2 में, वो है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करके। अगर इसमें H2O है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो फिर एक साइड से H2 और एक साइड से O2 निकल जाएगा। ठीक है, कैथोड और एनोड के थ्रू। तो इसमें क्या हो रहा है, एक H2O है, रिएक्शन के बाद दो अलग अलग चीज़ें बच जा रही हैं। H2O टूट जा रहा है H2 में और O2 में, इस रिएक्शन को हम लोग कह देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह से किया जा सकता है। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब गर्मी से। सर मैंने जैसे यहाँ पर देखोगे आप, ये रिएक्शन में यहाँ पे क्या है सर, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया था तो वो टूट गया तीन हिस्सों में, तो ये डेट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर होता है फोटो डिकम्पोजिशन, सर लाइट, इसमें आप देखोगे, हम अभी बात करेंगे सिल्वर के बारे में। लाइट फोटो डिकम्पोजिशन मतलब अगर किसी चीज को अगर आपने लाइट में रख दिया और वो ब्रेक डाउन करना चालू कर दिया उसने लाइट में रहते ही, दैट इज कॉल्ड थर्मल फोटो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन मतलब जो अभी हमने यहाँ देखा, बिजली की मदद से अगर हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, एक से दो में तोड़वा दिए सर हम, क्यों सर, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो इसके तो एग्जाम्पल आपने देख ही लिए कि NaHCO3 को जब हम हीट करेंगे तो वो Na2CO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 में टूट जाता है। FeSO4 को जब हम हीट करेंगे, ये अभी जस्ट जो हमने यहाँ पर किया था यही वाला रिएक्शन वहाँ पे लिखा हुआ है। हम बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, या फिर इसको हम लोग कह देते हैं फोटोलिसिस। ऊपर वाले को हम लोग नीचे वाले को इलेक्ट्रोलिसिस भी कह देंगे। हाँ,
वो डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की वजह से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AgBr जहाँ भी सिल्वर रहेगा, सिल्वर जनरली वो थोड़ा सा वाइट सिल्वरी कलर का होता है, जब भी उसमें सनलाइट या लाइट प्रेजेंस होगा तो वो उसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा, जो कि ग्रे कलर का जो सिल्वर हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, और जो उसमें मेन जो सब्सटेंस उसमें जुड़ा होगा वो अलग हो जाएगा। इसीलिए सिल्वर का बना हुआ कोई भी चीज़ या फिर सिल्वर कोई पार्टिकल हम डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते। उसमें दिक्कत क्या है, लाइट के कांटेक्ट में आते ही वो ब्रेक डाउन होने लगता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ पे एक लाइन बहुत फेमस है, ये याद रखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन ब्लैक कलर्ड बॉटल्स। क्यों? ताकि लाइट को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि लाइट के आते ही सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो AgCl इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब AgCl का यूज कहाँ होता है सर? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था, अब तो बहुत ही कम होता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी अब तो होता ही नहीं। पर जब AgCl था तो उसका यूज होता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसका यूज आप याद रखेंगे, क्या पता पूछ ले। फिर आता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O है, H2O को अगर आप उसमें से बिजली पास करवाते हैं तो H2 और O2 रिलीज होता है, बाकी और कोई तरीका नहीं है। NaCl नमक है सर, इसमें से अगर आप बिजली पास करवाते हो, अगर आप इसको घोल देते हो तो पानी में, देन आप उसमें से बिजली पास करवाते हो तो NaCl2 Na सोडियम और क्लोरीन अलग अलग डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है? जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपने से कम पावरफुल को रिप्लेस कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में फर्स्ट आए हो PT1 के एग्जाम में, तो अगर PT2 का एग्जाम आता है तो आपको डिस्प्लेस कौन कर सकता है फर्स्ट रैंक से? जो आपसे ज्यादा नंबर लेकर के आ जाएगा। ठीक है, कहोगे सर मैं 20 आफ्टर 20 आ गया था, वो अलग सिनेरियो चल रहा है। पर अगर जैसे जनरली बात किया जाए तो जो भी पावरफुल होगा वो लेस पावरफुल को आराम से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको मोर रिएक्टिव कहते हैं। वो रिएक्टिव सर आप कैसे पता करोगे सर कौन कितना रिएक्टिव है? उसके लिए एक सीरीज आपके बुक में दे रखी होगी, दैट इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे टॉप में है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। सबसे कम रिएक्टिव होता है हमारा AU गोल्ड। ठीक है, अब याद करने के लिए अलग अलग बच्चे टेक्निक लगाते रहते हैं। कुछ कैटरीना ने कार मांगी करते हैं, कुछ एक और तरीका बच्चों ने बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर कुछ भी तरीका है, जो जैसे याद करना वैसे याद कर लेना। बस ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए, ये आपका 1 से 2 नंबर आराम से अरेंज करवा देता है बोर्ड्स में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है? सब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा। जैसे कि अगर A और B दोनों ने मिलकर कुछ बना रखा है, C अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो A को हटा देगा वहां से। ठीक है, और CB लिख दिया है मैंने जानबूझ के, क्योंकि अगर इसको पहले इसके बाद में कर देता तो अच्छा नहीं लगता। तो CB नया बन गया, A को उसने डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि C इज मोर रिएक्टिव देन A। हमने ऐसा सिनेरियो मान रखा था। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखेंगे, जिंक सल्फेट जब सोडियम के साथ मिलता है तो जिंक को वो डिस्प्लेस कर देता है और खुद चला जाता है सल्फेट के साथ और बना देता है सोडियम सल्फेट, और जिंक को बाहर निकाल देता है। क्यों ऐसा क्यों कर पाया वो? क्योंकि सर Na ऊपर है, जिंक नीचे है। इसका मतलब क्या है? Na ज्यादा पावरफुल है, मोर पावरफुल, मोर रिएक्टिव है सर वो, तो इसको क्या करेगा? बोलेगा भाग जाए ऐसे। ठीक है, और ये जाकर के यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट आयरन के साथ जब रिएक्ट करता है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, आयरन सल्फेट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन सर? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है Ag से, सिल्वर से, तो Ag तो उसको हटा ही नहीं सकता, क्योंकि यही ज्यादा पावरफुल। ये हटाने जाएगा बहुत मारेगा Ag को, तो Ag बेचारा कुछ रिएक्शन नहीं हुआ सर, निराशा हताशा हाथ लगी बेचारे के, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत जरूरी है याद करना आपको। ये सीरीज है मेटल्स की, जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन डबल, दो डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका रिएक्टिविटी सीरीज से कोई लेना देना नहीं है कि सर हायर वाला लोअर को करेगा, लोअर वाला हायर को करेगा। इसका कुछ जरूरी नहीं है और ना इसका लेन देन है, बस वो रिप्लेस कर देंगे, एक दूसरे का जगह चेंज कर लेंगे बस वो। देखो, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, और टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दो कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ दो नए कंपाउंड बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, बस ये करेंगे क्या? ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा। क्या है भाई साहब? हाँ, वो चेंज कर लेते हैं, पार्टनर चेंज कर लेते हैं,
मॉडर्नाइजेशन आ चुका है सर, ठीक है। तो पार्टनर चेंज कर लेंगे अपना। सेम यहाँ पर भी ये रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जगह चेंज कर लेंगे। मस्त। यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता सर लेड कितना रिएक्टिव है, जगह चेंज कर लो, ठीक है। तो ये अपना जगह चेंज कर लेंगे। ये बिल्कुल भी इसका कोई लेना देना नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज से, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बहुत सिंपल समझोगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? किसी चीज़ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना या फिर उस चीज़ में से हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का जुड़ जाना या फिर ऑक्सीजन का निकल जाना। ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है रिडक्शन, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है सर? नाम ही से मालूम चल रहा है, ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन जुड़ जाना, या फिर इसका उल्टा आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन का निकल जाना, ठीक। ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन क्या होता है सर? वाइस वर्सा ऑक्सीडेशन का, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है, बस। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और सेम इसका उल्टा हो जाता है रिडक्शन में, ठीक है। ये पूछा जा सकता है डिफरेंस, तो इस तरीके से इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन या फिर रिमूव कर देते हैं वो हाइड्रोजन को, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन जो ला रहा है या फिर हाइड्रोजन जो निकाल रहा है, उसको हम लोग कह देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो हाइड्रोजन को ला रहा है या फिर ऑक्सीजन को निकाल रहा है, उसको हम कह देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिलकर के क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड। यहाँ सोडियम के पास ऑक्सीजन है? नहीं सर। यहाँ ऑक्सीजन आ गया? यस सर। मतलब इसमें क्या है? ऑक्सीजन जुड़ गया? यस सर। दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ सोडियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ सोडियम के पास ऑक्सीजन आ गया, इट मीन्स सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन चला गया, इट मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना इज रिडक्शन, यानी कॉपर का रिडक्शन हो गया सर, ठीक। और ये क्या? अच्छा, ये ऑक्सीडेशन जोड़ दिया, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन हटा दो। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बहुत मैंने सिंपल टर्म्स में लिख दिया था ताकि आप लोग को याद रहे कि सर कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर के साथ क्या हो रहा है सर? कॉपर के साथ यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है सर। जिसके साथ रिडक्शन हो रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉपर, रिड्यूसिंग एजेंट इज सोडियम, ठीक। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सर ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में काम कर रहे हैं। रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रेड ऑक्स, लाल ऑक्स, नहीं, रेड ऑक्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब रिडक्शन ऑक्सीजन दोनों साथ में हो रहा है। Whenever oxidation or reduction takes place at the same time in a chemical reaction known as redox reaction, ठीक है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको रहने दो, हटा दो। ये हायर क्लासेस में 11th में आपको पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जैसे अगर जानना हो तो जान भी लेते हैं। अगर किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसका बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये एमसीक्यू वगैरह में आता है तो ये लिख लेना कि किसी भी चीज़ का अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सोडियम ऑक्सीजन से जब रिएक्ट किया तो उसने बना दिया Na2O। अब यहाँ पर ध्यान दोगे जरा, Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जब वो कंपाउंड बना देता है उसके पास बच गया सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन को दिया है तो उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कहोगे सर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन कैसे बने? क्योंकि जब वो ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर Na+ के फॉर्म में है और O-2 के फॉर्म में है। Na+ का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है, तभी उसके ऊपर प्लस चार्ज आया है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इफेक्ट क्या है सर डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन का? अब ऑक्सीडेशन इतना ज़रूरी होता है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए इतना ज़रूरी है, हमारे हर एक चीज़ के साथ वो रिएक्ट करते रहता है। कोरोजन के बारे में जरा बात कर लेते हैं, मतलब मेटल का खराब हो जाना, कोरोड हो जाना, ठीक है। व्हेन अ मेटल अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, वाटर, इनके अटैक से
आयरन जो होता है या फिर सॉरी कोई मेटल जो होता है वो कोरोड हो जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। जैसे कि सिल्वर कलर टार्निश हो जाता है, ब्लैक कलर की उस पर कोटिंग आती है। सर हमने चांदी खरीदा था सर, इतना अच्छा सुनार था हमारा कि सर आज तक चांदी के ऊपर काला परत नहीं जमा है सर, तो उसने चांदी नहीं एल्यूमिनियम का पकड़ा दिया है आपको सामान, इसलिए वो काला नहीं पड़ा है। सिल्वर होगा तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग आना ही आना है क्योंकि सिल्वर टार्निश होता है, ठीक है। कॉपर के साथ भी सेम रहेगा, ग्रीन कोटिंग आएगी, वो भी टार्निश होता है। आयरन सर हमारे ब्राउनिश या फिर थोड़ा सा रेडिश सा कोटिंग आ जाता है उसके ऊपर, जिसको हम लोग रस्ट कह देते हैं। रस्ट का फॉर्मूला याद रखेंगे, कभी कभार पूछ लेता है, Fe2O3.XH2। हुआ क्या सर, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में जब आया, अब X क्यों है सर, कितना भी पानी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो अगर एक भी X की जगह पे अगर X की वैल्यू 1 भी आएगी तो यहाँ पे कुछ भी, अब X की वैल्यू 50 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो Fe2O3.XH2 इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट। मेथड्स क्या है सर, ये जो रस्टिंग वगैरह हो रही है स्पेशली मेटल के लिए अगर हम बात करें, आयरन के लिए अगर हम बात करें, तो इसमें जो रस्टिंग है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग से, ठीक है सर। गैल्वेनाइजेशन ये क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। पेंटिंग, पेंट लगा दो सर उस पर, इसलिए आप देखोगे कोई भी मेटल के अगर आप खिड़की वगैरह है, ग्रिल वगैरह है, तो उसमें सर पेंट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब ये दो जो चीज़ें हैं ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, ये बेसिकली 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, भूल जाते हैं जल्दी आप लोग। गैल्वेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। गैल्वेनाइजेशन क्या है सर, एक प्रोसेस होता है जिसमें आयरन के ऊपर या फिर किसी भी स्टील के मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। क्यों, ताकि हम उसको रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकें, इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस पढ़ते रहना तुम लोग आराम से। तो स्टील और आयरन आफ्टर गैल्वेनाइजेशन नोन एज गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं उसको। एक बार जैसे एक आयरन था सर, आयरन का रॉड, उसके ऊपर सर जिंक की हमने परत चढ़वा दी, दिस आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ये भी 8th क्लास का था। इसमें क्या था सर, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अपने डिजायर्ड मेटल को किसी और मेटल के ऊपर कोट करवा देते हैं, यानी कि परत जमवा देते हैं उसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि पीतल या तांबे के ऊपर सोने का पानी चढ़वा देना, इट मीन्स हुआ क्या, उसमें गोल्ड हमारा डिजायर्ड मेटल है जिसको हमने बेसिकली किसी और मेटल के ऊपर चढ़वा दिया ताकि वो गोल्ड जैसा दिखे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोमियम साइकिल वगैरह का रिम होता है या फिर हैंडल होता है या फिर जो शाइनी सा जो पार्ट होता है वो बेसिकली क्रोमियम होता है। वो क्रोमियम का लेयर हम लगा देते हैं बाईसाइकिल के रिम पे, हैंडल वगैरह पे, ताकि वो शाइनी बने। क्यों सर, शाइनी होने से फायदा क्या, क्रोमियम जो होता है वो लेस कोरोसिव होता है इन कंपैरिजन टू आयरन। तो आयरन रहना जरूरी है क्योंकि सर आयरन बहुत स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा शाइनी बनाने के लिए और रस्टिंग प्रूफ बनाने के लिए उसको उसके ऊपर क्रोमियम का सर लेयर लगाते हैं। तो सर क्रोमियम का ही क्यों नहीं बना देते, कॉस्टली है भैया, महंगा है ये, ठीक है। साइकिल पड़ जाएगा 10-12 हज़ार का, वैसे पड़ता ही 10-12 हज़ार का, पर एटलस का साइकिल 5-6 हज़ार में पड़ जाता है, उसको वो ओरिजिनल क्रोमियम का बना देंगे 20 हज़ार का पड़ जाएगा। तो वो नहीं करना है, एटलस पे चलना है आराम से 5-6 हज़ार में, ठीक। फिर उसके बाद गोल्ड की लेयरिंग की जाती है ऑन अदर ज्वेलरीज, सर वो पीला पीला दिखना भी तो है गोल्ड। उसके बाद रेंसिडिटी, खाना खराब हो गया सर, ऑक्सीडेशन ये भी कर देता है। जो भी खाना हम रखते हैं जिसमें फैट और ऑयल मौजूद होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रेंसिड हो जाते हैं। और रेंसिड होने का प्रूफ क्या है सर, स्मेल, वो ढक्कन खोलने पे सर धुआं हो जाता है आदमी, और टेस्ट चेंज हो जाएगा खाने के बाद। सर थोड़ा सा लगता है मम्मी ने अचार ज़्यादा डाल दिया है सर, खट्टा लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो टेस्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करते हैं, इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहला ये नाम बस याद रख लेंगे, फुल फॉर्म वगैरह कुछ नहीं पूछना है। BHA और BHT को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, बस। उसके बाद क्या है, जो पैकेट्स होते हैं खाने के उसमें बेसिकली नाइट्रोजन गैस भर के आप बचा सकते हो उससे, या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखो, ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो ऑक्सीडेशन कहाँ से होगा, ठीक है। तीसरा चीज, कूल प्लेसेस में रखो, बहुत ज़्यादा कूल प्लेसेस में रखो, स्पेशली कूल में भी डार्क प्लेसेस। अगर आप फ्रिज को अगर आप ठीक से देखो, अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया तो जैसे आप गेट बंद करते हो फ्रिज का तो वो अंदर का लाइट बंद हो जाता है, और जैसे आप ओपन करते हो फ्रिज को वो लाइट ऑन हो जाता है, क्योंकि अंदर ठंडा होने के साथ साथ वो डार्क प्लेस भी बना करके रखता है ताकि लंबे समय तक खाना खराब ना हो, ठीक है। और वैक्यूम पैकिंग, मतलब
किसी पैकेट में डाला, उसके अंदर से फिर सारा एयर हमने बाहर निकाल लिया, तो ऑक्सीजन रहेगा नहीं। बेसिकली इन सबका काम क्या है हमारा कि ऑक्सीजन का सप्लाई जो है जितना कम से कम किया जा सके, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीडेशन करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारे खाने में ऑयल एंड फैट तो होना ही होना है, इंडियन से हम लोग, ठीक है। तो रेंसिडिटी तो होगा ही सर, खराब हो जाएगा खाना, तो खाना खराब ना हो इसके लिए हम ये सारे स्टेप्स को करते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा कि व्हाई एवरी इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। क्योंकि जो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरी नहीं करते हैं, ठीक है, सॉरी वेरी कह रहे हैं, फॉलो नहीं करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लेकिन मास तो हमारा कभी क्रिएट नहीं हो सकता ना, और ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए हमें हर एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ जाती है, तो हमें बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ ही जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, वो चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया।